नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज फिर आपके लिए। कल हमने पढ़ाया था प्रमुख राजवंश, उसी के क्रम में आज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज जो है हम लोग को पढ़ना है शिशुनाग वंश के। तो कल हमने बताया था कि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक, उन्हीं के समय में ये शिशुनाग जो थे उनके अमात्य थे। तो उन्होंने शिशुनाग ने अपने राजा नागदशक की हत्या करके क्या कर ली, गद्दी इन्होंने अपना ली और अपने नाम पर ही इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो शिशुनाग वंश जो था, इसका जो टाइम पीरियड था 412 से ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व। इन्होंने संस्थापक जो थे इसके शिशुनाग ही थे। फिर राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर लिए, वैशाली। वहां पे उनकी हत्या करने के कारण इन्होंने अपना कुछ दिक्कत उत्पन्न ना हो, इसलिए इन्होंने कहाँ कर लिया, वैशाली कर लिया। फिर शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। इन्होंने क्या किया था, अवंती जो जहाँ के राजा क्या थे, प्रद्योत, जहाँ पर उन जो बिंबिसार के क्या थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिन्होंने जीवक वैद्य को भेजा था इनके इलाज के लिए। पांडु रोग से ग्रसित थे प्रद्योत, तो उन्हीं के इलाज के लिए भेजा था। तो उसी प्रदेश को जो शिशुनाग थे उसको क्या कर लिया, जीत लिया, अपने राज में मिला लिया। फिर उसी क्रम में आगे आते हैं कालाशोक। इनके पुत्र जो थे शिशुनाग के, कालाशोक थे, वो राजा बनते हैं। तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। पहले इनका कहाँ हो गया था, वैशाली, और वैशाली से कहाँ कर लिया इन्होंने, पाटलिपुत्र कर दिया। फिर इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जो पूछा जाता है एग्जामों में, ये था सेकेंड बौद्ध समिति या जो बौद्ध सभा हुआ था उसका आयोजन हुआ था इनके शासनकाल में। कहा, वैशाली में ही। कब, 383 ईसा पूर्व में। 100 साल बाद पहले जो हुए थे 483 में, और दूसरी बौद्ध संगति कब हुई, 383 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं हम लोग। अंतिम शासक जो थे इस शिशुनाग वंश के, वो कौन थे, नंदीवर्धन थे। फिर आगे देखते हैं, इनका जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद कौन सा आ गया, नंद वंश। अब हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड था 394 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। इसके जो संस्थापक थे महापद्म नंद, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक भी कौन थे, महापद्म नंद। तो देखते हैं इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। इन्हें महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है। सर्व छत्रांतक कहने का मतलब, इन्होंने सब क्षत्रिय, जितना भी क्षत्रिय थे उसको पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का ठान लिया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सर्व छत्रांतक। जिस तरह से भगवान परशुराम ने क्षत्रियों विहीन करने का निर्णय लिया था, उसी तरह से ये, इसीलिए इनको बोला जाता है परशुराम का दूसरा अवतार भी इन्हें बोला जाता है पुराणों में। अगला पॉइंट जो है महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की। पहले राजाओं में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उपाधियां धारण करते थे, तो उसी में इन्होंने एक राट की उपाधि धारण की थी। एक राट कहने का मतलब एक ही राजा। तो उसी इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो एक राट, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर जीन सेन की मूर्ति को मगध में लाया। ये जो कलिंग जो है, कलिंग प्रदेश है, मगध के बगल में ही कलिंग प्रदेश था, जो वर्तमान में अभी उड़ीसा है। उसी को जीतकर क्या किए थे, जीन सेन की मूर्ति लेकर आए थे। जीन सेन जो जैन धर्म था उन्हीं के एक आचार्य थे, दिगंबर आचार्य। एक श्वेतांबर होते, एक दिगंबर। तो ये क्या थे, दिगंबर, मतलब जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हीं को दिगंबर बोला जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर इन्होंने कलिंग में एक नहर खुदवाई। जो ये महापद्म नंद थे, इन्होंने एक नहर खुदवाई। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, जो है
एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये जो है गुफा में जो था हाथी गुफा अभिलेख, इसके बारे में जो राजा खारवेल थे, कलिंग राजा खारवेल, इन्होंने ही हाथी गुफा अभिलेख को लिखवाया था। हाथी गुफा मतलब एक जगह है, उसी में क्या था, एक अभिलेख लिखा है। अभिलेख कहने का मतलब पत्थर या धातुओं पर जो राजा अपने बारे में जो लिखाते थे या कोई चीज सूचना लिखते थे, उसी को क्या बोला जाता था, अभिलेख। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इन्हें भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। किनको, महापद्मनंद को क्या बोला जाता है, भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता। चलिए उसके बाद जो आए धनानंद, और भी शासक आए लेकिन उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे जो अंतिम राजा भी थे ये नंदवंश के, धनानंद। और धनानंद कहीं कहीं घनानंद भी लिखता है इसको। तो आगे देखते हैं। ये धनानंद जो थे ये बहुत ही क्रूर शासक थे, ये जनता की नहीं सुनते थे, जनता पे हमेशा अत्याचार करते थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो ये क्या होते, नंद वंश के अंतिम शासक थे ये। इनके शासन काल में 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र है, उस एरिया में क्या किया था, आक्रमण किया था। कौन, सिकंदर। तो ये पूछता है कि सिकंदर जो थे किसके शासन काल में भारत पे आक्रमण किया था, तो कौन थे, धनानंद। इनके अथी में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। तो यहीं पे हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, या बितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, तो इन्हीं के शासन काल में हुआ था। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो ये जो अंतिम शासक थे धनानंद, इसके चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या करके आचार्य चाणक्य की सहायता से इस धनानंद की हत्या की थी, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। थैंक यू।